हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है बॉन्ड बाजार। एसएससीज के एग्जामिनेशन में और बैंकों के एग्जामिनेशन में तो बहुत ही ज़्यादा बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बैंकों के एग्जाम में फाइनेंशियल करंट अफेयर्स में बॉन्ड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, आप इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो बॉन्ड क्या होता है, किसे बॉन्ड कहते हैं? तो देखिए, आपको पता होगा कि दुनिया भर में कई सारे देश हैं, वहाँ पे सरकारें हैं, कंपनीज हैं, तो उनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, उनको लिक्विडिटी चाहिए सर्टेन प्रोजेक्ट के लिए, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए। तो बॉन्ड उधार लेने का एक तरीका होता है, बोरोइंग का एक मेथड है। तो निश्चित रूप से अगर आप बोरो करते हैं तो आपके ऊपर लायबिलिटी आती है। जब हमारी सरकार बॉन्ड के थ्रू बोरो करती है तो उसको वो कैपिटल अकाउंट में दिखलाती है ना। बोरो का अमाउंट, बोरोइंग का अमाउंट कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो बॉन्ड उधार लेने का एक तरीका है। कॉरपोरेट बॉन्ड होते हैं, कंपनियां जो बॉन्ड लाती हैं। उसके अलावा हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स को इशू करके अपने खर्चों की ज़रूरत को पूरा करती है ना। तो गवर्नमेंट का जो बॉन्ड होता है, सरकारी बॉन्ड जो होता है, उसे गिल्ड मार्केट, गिल्ड एज मार्केट का बॉन्ड कहते हैं। सरकारी प्रतिभूति का बाजार, ये वर्ड आपने सुना होगा, है ना। इसमें सॉवरेन गारंटी होती है, सरकार की गारंटी होती है, इसलिए लोग इस पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बतला देता हूँ, जो सबसे सिंपल है सरकारी बॉन्ड का बाजार, वो है टी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स को लाने का अधिकार केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को है, स्टेट गवर्नमेंट टी बिल्स नहीं लाती है ना। और टी बिल्स के थ्रू हमारी जो सरकार है वो शॉर्ट टर्म का बोरोइंग करती है। टी बिल्स एक पेपर है, इसका मैक्सिमम जो अवधि होता है वो 1 साल का होता है। तो 1 साल का होता है तो ये मनी मार्केट का कंपोनेंट है ना। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन जनरेट होता है कि भाई आपने बॉन्ड खरीदा है तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट करेगा, लेकिन यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई प्रॉमिस नहीं होता है ना। आप ऐसे समझो कि मान लो 100 रुपया का ट्रेजरी बिल है, गवर्नमेंट ने आपको 80 रुपया में बेचा, यानी कि डिस्काउंट पर बेचा जाता है। और जब मैच्योर हो जाएगा तो फिर आपको फेस वैल्यू का पेमेंट हो जाएगा। तो एक सुरक्षित और सिक्योर तरीका है जिससे लोग इन्वेस्ट करके कंटिन्यू छोटा छोटा अर्निंग कर सकते हैं। टी बिल्स की जो अवधि होती है वो 91 डेज की होती है, 182 डेज की होती है और 364 डेज की होती है। उसी तरह से म्यूनिस बॉन्ड होता है। म्यूनिस बॉन्ड, ये कई लोगों को थोड़ा नया लग सकता है कि भाई हमने तो ये सुना नहीं। आपको पता है ना कि हमारे देश में अब 3 तरह की सरकारें हो गई हैं। केंद्र की सरकार है, राज्य सरकारें हैं, और उसके अलावा तीसरी सरकार कौन सी है? लोकल बॉडीज। उसमें अर्बन लोकल बॉडीज की जो सरकार है ना, जैसे आप जिस शहर में रहते हो वहाँ पर नगर निगम वगैरह होता है, तो अर्बन लोकल बॉडीज में जो नगर निगम होते हैं वो अपने खर्चों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए
म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू करते हैं, है ना, तो उनको हम शॉर्ट में म्यूनिस कह देते हैं। आप ये ध्यान में रखिएगा, अगर आपको बैंक का एग्जाम देना है तो हाल ही में किस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कितने का म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू किया है, उसका कूपन रेट कितना है, कूपन रेट अर्थात रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। उसी तरह से एक बॉन्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है, परपेचुअल बॉन्ड। परपेचुअल बॉन्ड, PERPETUAL, परपेचुअल बॉन्ड। ये आपको एसएससी से ज़्यादा बैंकों के एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। ठीक है। तो परपेचुअल बॉन्ड क्या होता है, वास्तव में ये बैंकों के द्वारा लाया जाने वाला एक बॉन्ड है, वेरी लॉन्ग टर्म का बॉन्ड जिसका कोई समय अवधि नहीं होता है। बैंक निरंतर कंटिन्यूअस रेट ऑफ इंटरेस्ट देने का प्रॉमिस करता है, आजीवन रेट ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त करते रहिए, है ना। तो बैंकें परपेचुअल बॉन्ड क्यों लाती हैं, तो आप लोगों ने जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों ने BIS सुना हुआ होगा, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, जिसका की हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के शहर बेसल में। जिस तरह से भारत का RBI केंद्रीय बैंक है, भारत के सभी बैंकों का रेगुलेटर है, उस तरह से कई सारे देशों के सेंट्रल बैंक ने मिल करके अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसको BIS कहते हैं। यानी कि BIS को सेंट्रल बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक्स कहा जाता है, केंद्रीय बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो इसी BIS ने BCBS बनाया हुआ है, बेसेल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। तो BCBS का जो नॉर्म्स है उसको बेसेल 1, बेसेल 2 और बेसेल 3 कहा जाता है ना। तो इसमें अभी हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हम लोग बॉन्ड पढ़ रहे हैं, बेसेल हम लोग किसी क्लास में पढ़ेंगे। तो बेसेल के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बैंकों को अपने पास सर्टेन कैपिटल रिजर्व रखना पड़ता है ना। इसी कारण बैंकें जो है वो परपेचुअल बॉन्ड लेकर के आती हैं। भारत में चाहे कमर्शियल बैंक, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, है ना, वो हमेशा परपेचुअल बॉन्ड लाती हैं। अगर आपका IBPS का एग्ज़ाम है, बैंक का एग्ज़ाम है और हाल फिलहाल में किसी बैंक ने परपेचुअल बॉन्ड इशू किया हुआ है, तो निश्चित मान के चलिए कि वो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेगा, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। ठीक है। तो अब हमारे देश में बॉन्ड के बाजार को बढ़ाने के लिए भारत के सेंट्रल बैंक ने कई सारे उपाय किए हुए हैं, जिनमें उसका जो सबसे बड़ा उपाय है कि उसने 2021 में RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम शुरू किया है ना। RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम में कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन RBI में अकाउंट ओपन करके गवर्नमेंट के बॉन्ड को परचेज कर सकता है। SSC के एग्जामिनेशन में आपसे ऐसे पूछेगा कि RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम में क्या नहीं होता है, तो म्यूचुअल फंड आप परचेज नहीं कर सकते हो, कैपिटल मार्केट के कंपोनेंट को परचेज नहीं कर सकते हो। कैपिटल मार्केट का कंपोनेंट मीन्स शेयर्स को और म्यूचुअल फंड को आप वहाँ पर परचेज नहीं कर सकते हो। ये केवल गवर्नमेंट के बॉन्ड के विकास के लिए बनाया गया है। ठीक है। अब अगर हम और बॉन्ड्स की बात करते हैं तो बैंकों के द्वारा लाया जाने वाला एक और बॉन्ड होता है जिसको कहा जाता है CD, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अभी हाल फिलहाल के दिनों में भारत के बैंकों में लिक्विडिटी की काफ़ी कमी हो रही थी, है ना।
तो बैंक भारी मात्रा में सीडी इशू कर रहे थे, जमा प्रमाण पत्र। ये भी एक शॉर्ट टर्म का बॉन्ड है और मनी मार्केट का कंपोनेंट है, मतलब इसकी अवधि भी 1 वर्ष की होती है। जब भी कोई बैंक सीडी इशू कर रहा है ना, वैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी सीडी वगैरह लाते हैं, लेकिन अक्सर बैंकें ज़्यादा लेके आती हैं। तो कोई भी बैंक चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, अगर उसने सीडी इशू किया है, कितने का इशू किया है ना, ये सब आपको बैंक के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और बैंकों के अलावा अगर हम बॉन्ड के और प्रकारों की बात करें तो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन हो गए, जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको देश में 4 लेन 6 लेन 10 लेन का हाईवेज बनाना है, तो हाईवेज बनाने के लिए पैसा कहाँ है इनके पास, तो ये बॉन्ड इशू करेंगे, आप और हम खरीदेंगे, परचेज करेंगे, और उसके बाद फिर उसी पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, बॉन्ड में कुछ बॉन्ड को कहा जाता है जंक बॉन्ड। जंक बॉन्ड है ना, जंक बॉन्ड का मतलब होता है कि कंपनी की हालत देखो भाई खराब हो चुकी है, जिसका आपने बॉन्ड खरीदा है, या अगर आप इसको खरीदोगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे। इट में भी पॉसिबल कि आपका पैसा डूब जाए, आपको पैसा मिलने में बाधा उत्पन्न हो, ठीक है। उसी तरह से बॉन्ड होता है कॉलेबल बॉन्ड। कॉलेबल बॉन्ड क्या होता है कि मैच्योरिटी पीरियड से पहले आप उसको कॉल कर सकते हैं, समय से पहले आप उसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम सरकारी बॉन्ड की बात करते हैं तो KVP किसान विकास पत्र काफ़ी पॉपुलर है। इसकी शुरुआत तो 1988 में हुई थी, लेकिन इसे फिर बंद कर दिया गया, और 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो इसको 18 नवंबर 2014 को इसको दोबारा से शुरू कर दिया गया। तो किसान विकास पत्र वास्तव में एक छोटा बचत पत्र होता है, छोटे अमाउंट में जमा करके आप रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकते हैं। ये आप एक तरह का FD समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा, इसका कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होता है, मैक्सिमम लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम लिमिट 1000 रुपये का है, और इसका जो ड्यूरेशन होता है किसान विकास पत्र का वो 9.5 ईयर का होता है। इसके बाद इसकी मैच्योरिटी होती है। उसी तरह से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय बचत पत्र की शुरुआत 1989 में हुई थी, है ना, और इसमें भी जो मिनिमम अमाउंट है वो 1000 रुपया का होता है, लेकिन इसमें जो लॉक इन होता है, आपका पैसा जो लॉक रहेगा वो 5 वर्ष का लॉक इन पीरियड है ना। तो मेरा आपको ये सजेशन है कि जब बॉन्ड से क्वेश्चन आ रहा है, जब बॉन्ड के बारे में आप पढ़ रहे हैं और अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स पर फोकस करिए, छोटा छोटा नोट्स बनाइए। और SSC के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन थोड़ा कम है, लेकिन क्योंकि इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन को ज़्यादा लोग देखते नहीं है ना, SSC और रेलवेज की तैयारी करने वाले, तो छोटा और आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। अब यहाँ पर बॉन्ड मार्केट से रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है CDS, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। तो ये होता क्या है, आपने X नाम की कंपनी का एक बॉन्ड खरीदा है ना, उसने कहा कि देखो भाई 5 बरस का बॉन्ड है, मेरे से खरीदो, मैं आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा। आपने परचेज कर लिया, लेकिन आपको पता चला कि इस समय के साथ कंपनी की हालत ख़राब हो रही है, कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है, इंसॉल्वेंट हो सकती है, तब मेरा पैसा तो गया, बहुत परेशानी होगी मिलने में, है ना। तब उसके लिए Y नाम की कंपनी आपकी सेवा के लिए खड़ी है। आप Y कंपनी के पास जाइए और अपने आपका जो क्रेडिट यहाँ लगा हुआ है और आपको लग रहा है कि वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, तो उसको Y से स्वैप करा लीजिए, है ना।
मान लो वाई ने कहा कि ठीक है भाई 5 बरस का बॉन्ड है ना, तो ऐसा करो हर साल तुम हमको 500 रुपया देते रहो, है ना। और अगर बीच में कहीं पर भी बॉन्ड डिफॉल्ट होता है तो हम तुम्हारा पैसा तुमको पूरा वापस कर देंगे, जो प्रॉमिस इसने किया है उसको मैं फुलफिल करूँगा। तो ये एक तरह का इंश्योरेंस टाइप से होता है। ये जो कंपनीज होती हैं वो एक तरह से इंश्योरेंस कर लेती हैं बॉन्ड का। बात समझ में आ रही है ना। अगर क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स कोई बड़ा होता है, या अगर मान लीजिए कि किसी कंपनी ने किसी दूसरे कंपनी के इंसॉल्वेंट होने पर नॉन पेमेंट के कंडीशन में पेमेंट कर दिया है, तब आपसे क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो बॉन्ड बाजार बहुत बड़ा बाजार है हमारे देश में। हाल के वर्षों में इसका बहुत तेजी से विकास हुआ है, और यहाँ पर अधिकतम जो प्रश्न होते हैं, है ना, करंट अफेयर्स के, फाइनेंशियल करंट अफेयर्स के, वो बैंकों में पूछे जाते हैं, है ना। तो उसी तरह से एक बॉन्ड काफ़ी पॉपुलर है, मसाला बॉन्ड। मसाला बॉन्ड जो होता है वो ऐसा कुछ खास नहीं है, एक आइडेंटिटी दिया गया है। भारत का बॉन्ड जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है वो मसाला बॉन्ड है, और वर्ल्ड बैंक का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC, ये मसाला बॉन्ड का मैनेजमेंट करता है। अगर कोई बैंक, कोई कंपनी मसाला बॉन्ड इशू करती है तो कितने अमाउंट का इशू हुआ, है ना, कूपन रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया जाएगा, ये सब आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये आता है कि जब भी कोई बॉन्ड इशू करना होता है ना, तो उसकी रेटिंग कराई जाती है कि भाई देखो, आप एक XYZ नाम की कंपनी हो और आप देश की जनता से बॉन्ड को बेच करके उधार लोगे और उधार के पैसे को री इन्वेस्ट करोगे, तो आपका वो री इन्वेस्टमेंट जो है वो फ्रूटफुल होगा कि नहीं, वो इनकम जनरेट करेगा कि नहीं, उस आधार पर उस बॉन्ड की रैंकिंग की जाती है। यहाँ पर कंपनी कितनी वैल्यूएबल है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, उसको नहीं देखा जाता है ना। तो रेटिंग एजेंसी हमारे देश में कई तरह की रेटिंग एजेंसी है, जैसे क्रिसिल, ये भारत की पहली रेटिंग एजेंसी है। क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंडिया, ये 1987 में बना था। उसी तरह से केयर एज है, अभी कुछ समय पहले तक केयर नाम था, उसने केयर एज नाम जोड़ दिया है ना। इकरा ICRA, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया, ये 1991 में बना, इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। केयर एज जो है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च, केयर एज, ये 1993 में बना, इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी मुंबई में है। ब्रिक वर्क्स रेटिंग एजेंसी, ब्रिक वर्क्स रेटिंग एजेंसी, ये जो है इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। तो भारत में जितने भी CRA, क्रा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होते हैं, उनका जो रेगुलेटर होता है वो सेबी होता है। तो कभी भी इनका जो रेटिंग आए बॉन्ड के बारे में, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कि SBI ने, ICICI बैंक ने, यश बैंक ने, रेलवेज ने कोई बॉन्ड निकाला, तो उसका क्या रेटिंग है, क्या रेटिंग क्या है क्रिसिल ने, इकरा ने, वो बैंकों के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। टॉपिक को आइडेंटिफाई करिए, है ना, केवल पेज दर पेज उलट करके पढ़ने से नहीं होता है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।